फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5, सेल एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ से आपकी बायोलॉजी स्टार्ट होती है, ठीक है। और बायोलॉजी के जिस पोर्शन को हम पढ़ेंगे उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। और जो है हम यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में सेल और उसके अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज सेल? सेल इज द फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जिस तरह एक मकान छोटी छोटी ईंटों से बना होता है, ईंटों से दीवारें बनती हैं, दीवारें जुड़कर जो है मकान बनाती हैं, उसी तरह से सेल जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म को बनाता है। सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल होती है और वो सेल सारे काम करती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जिस तरह हम खाना खाते हैं, खाने का डाइजेशन होता है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, सांस लेते हैं, ठीक है। ये सारी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है। ये जो है डिफरेंट लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स करती हैं, मिलियन नहीं, बिलियन भी नहीं, कितनी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें ये सारी की सारी प्रोसेस, ठीक है, खाना खाना यानी न्यूट्रिशन, उसको डाइजेस्ट करना, मूवमेंट करना, ठीक है, सब चीजें जो है वो सिर्फ एक ही सेल में होती है। और उन ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ कितनी सेल होंगी? 1 सेल, और वो सारे फंक्शन करेगी जो जो फंक्शन होते हैं एक लिविंग बीइंग के। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, उनको हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उनमें डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं और वो सारी की सारी सेल स्पेशलाइज होती हैं अपना एक डेफिनेट फंक्शन को पूरा करने के लिए, ठीक है। जिस तरह जो हमारी बॉडी है उसमें स्टमक की सेल फूड को क्या करवाएंगी? डाइजेस्ट करवाएंगी। ब्रेन की सेल मैसेज को भेजेंगी और रिसीव करेंगी। ईयर की सेल्स सुनने के काम आएंगी। लीवर की सेल अलग काम करेंगी। लंग्स की सेल अलग काम करेंगी। नर्वस सिस्टम की सेल्स अलग काम करेंगी। उसी तरह से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और भी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, फंगस हैं, उनके अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। सभी सेल अपना अलग अलग काम करती हैं और इस प्रोसेस को हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। क्या कहेंगे? डिवीजन ऑफ लेबर। इट इज द प्रोसेस इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और फंक्शन की वजह से उन सेल्स की शेप एंड साइज भी चेंज हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिवीजन ऑफ लेबर। जिस तरह कोई मकान बनता है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो मकान को बनाते हैं, मैसन जिनको कहते हैं, मिस्त्री, ठीक है। कुछ लेबर वर्कर होते हैं जो सामान को ढोते हैं, कोई प्लम्बर होता है, कोई इलेक्ट्रीशियन होता है, कोई टाइल लगाने वाला होता है, डिफरेंट काम करते हैं। सब ने अपने अपने काम बांट रखे हैं, ठीक है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन करेंगी, उसको हम कहेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। क्लियर? तो आपको ये नया टॉपिक समझ में आ गया होगा। व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। क्लियर सभी को? तो हमने यहाँ पर 2-3 चीजों के बारे में पढ़ा है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर होता है। मैंने सेल के बारे में बताया। सेल सारी की सारी एक जैसी नहीं होती। सेल की शेप और साइज अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जैसे नर्व सेल जो हमारी पूरी बॉडी में होती है, स्किन में भी होती है, ब्रेन में भी होती है, उनका काम है मैसेज को लेके जाना और रिसीव करना, इसलिए नर्व सेल की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें नर्व सेल की लंबाई कुछ मीटर तक होती है, ठीक है। व्हेल की नर्व सेल लगभग 1 मीटर लंबी होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है, लार्जेस्ट नहीं, ध्यान रखना। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी सेल है? नर्व सेल है, ठीक है। क्यों है लंबी? क्योंकि उसका काम मैसेज को लाना और ले जाना है। इसी तरह से मसल सेल्स जो हमारी मसल्स में पाई जाती है, हाथ और पैरों के मसल्स में पाई जाती है, वो लॉन्ग थ्रेड लाइक होती है, ठीक है, क्योंकि उनका काम है क्या करना? कॉन्ट्रैक्ट करना एंड रिलैक्स करना। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक ये है कि सेल को सेल नाम दिया किसने? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है। काफी पहले की बात है, 1665 में उन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया। उस समय माइक्रोस्कोप नहीं होते थे, ठीक है।
और उन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप में के नीचे जो है कुछ कोर्क सेल्स, मतलब एक तरह से हम कहें कि सूखी हुई लकड़ी, कोर्क मतलब सूखी हुई लकड़ी, वो रखकर उसको देखा। उन्होंने क्या देखा कि उसमें जो है एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिस तरह मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, हनी कॉम्ब, उस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसे लगाए छोटे छोटे कमरे और उसने उनका नाम दिया सेल। सेल जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। तो यहां से इसका नाम सेल पड़ा। सेल मीन्स अ लिटिल रूम। तो सेल was discovered by Robert Hooke in 1665. He placed a cork slice under his microscope and he observed honeycomb-like structure. He named this structure as cell. इस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई, ठीक है। और उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ल्यूवेनहॉक, ठीक है, नाम याद रखना, ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक से कुछ साल बाद ल्यूवेनहॉक ने जो है पहली लिविंग सेल की डिस्कवरी की, क्योंकि कोर्क में जो सेल थी वो तो डेड सेल्स थी। पहली लिविंग सेल जो है वो किसने देखी? ल्यूवेनहॉक ने देखी। उनका माइक्रोस्कोप जो है रॉबर्ट हुक से थोड़ा सा एडवांस था और उसमें उन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर लिया, तालाब का पानी लिया और उसमें जो है कुछ लिविंग सेल्स को देखा। तो फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक, ठीक है। उसके बाद कई सारी डिस्कवरी सेल से रिलेटेड होती गई। एक साइंटिस्ट थे और उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। इसके बाद पुरकिंजी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि सेल के अंदर जो भी लिक्विड सब्सटेंस होता है उसका नाम प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ही कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। कॉइंड का मतलब नाम रखना, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो भी कुछ फ्लूइड भरा हुआ है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? प्रोटोप्लाज्म। तो ये नाम किसने दिया? पुरकिंजी ने दिया। इसके बाद दो साइंटिस्ट थे, स्केलेटन एंड श्वान। उन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर सेल थ्योरी दी कि सेल किस किस चीज से बनती है, सेल के बनने में क्या चीज जरूरी होती है, किस तरह सेल डिस्ट्रॉय होती है, क्या सेल के फंक्शन होते हैं, ये सब चीजें सेल थ्योरी में है, जो कि दी स्केलेटन एंड श्वान ने। और उसके कुछ साल बाद इस सेल थ्योरी को आगे एक्सटेंड किया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था वर्चो। वर्चो ने इसमें एक पॉइंट ऐड किया। क्या पॉइंट ऐड किया? कि द न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी नई सेल बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है, ठीक है। जो पुरानी सेल है वो रिप्रोड्यूस करेगी, नई सेल बनेगी, या अगर पुरानी सेल डेड हो जाती है तो जो उसका रॉ मटेरियल है, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, वो नई सेल बनाने के काम आता है, ठीक है। तो उन्होंने एक नई थ्योरी दी, क्या? कि द न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये नाम जो है ये काम किया वर्चो ने। और बाद में जो है सेल के बारे में और बहुत सारी डिस्कवरी हुई। वो 1940 के बाद में हुई जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया गया और उसके बाद सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं इनके बारे में हमें पता चला। तो ये जो है सेल से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री थी। इन सभी टॉपिक्स को अभी हम बोर्ड पे रिवाइज करेंगे ताकि आपको सभी चीजें साथ साथ लर्न हो जाए। ध्यान रखना सभी बच्चे, बायोलॉजी के सभी टॉपिक्स आपको बिल्कुल साथ के साथ लर्न करने हैं और आपको हैबिट ये डालनी है कि एक बार आपने वीडियो देखी, ठीक है, और उसके बाद जो है अपने नोट्स पढ़े और उसके बाद आपको ये चीज़ें लर्न हो जानी चाहिए। जो भी टॉपर बच्चे होते हैं वो एक बार या दो बार सुनकर ही याद रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दो बार वीडियो को देखने की जरूरत है तो दो बार देखिए, लेकिन दो बार देखने के बाद आपको सारी चीज़ें लर्न हो जानी चाहिए, वो भी एज इट इज़। इसका मतलब आपकी ब्रेन की पावर जो है वो 100% है और आपको ये हैबिट डेवलप करनी है। नाइन्थ में पूरी नाइन्थ आपको देखना यही है कि किस तरह से पढ़ा जाता है। ये हैबिट जिस बच्चे की बन जाएगी, आगे आने वाले टाइम में वो हमेशा टॉपर बच्चों में रहेगा। सिर्फ दो बार सुना और चीज़ें उसके माइंड में बिल्कुल फीड होनी चाहिए। क्लियर? तो इसको बोर्ड पे देखेंगे अब हम। सबसे पहले रॉबर्ट हुक 1665 में उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन 1831 उन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ल्यूवेनहॉक, स्पेलिंग भी सब बच्चे ध्यान से देख लें और स्पेलिंग लर्न भी रखेंगे। 1674 उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की इन पॉन्ड वाटर, पॉन्ड के पानी में, ठीक है। इसके बाद पुरकिंजी 1839
इन्होंने टर्म जो है प्रोटोप्लाज्म पॉइंट की। प्रोटोप्लाज्म मैंने बता दिया, इट इज द फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल। और नेक्स्ट है स्केलेटन एंड श्वान, 1838 एंड 1839, इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी। और बाद में वर्चो ने इस सेल थ्योरी को आगे एक्सटेंड किया 1855 में, क्या बात कहकर कि द न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर होने के बाद सेल के अंदर और बहुत सारी चीजें डिस्कवर हुई। तो ये सारी जो है सेल से रिलेटेड हिस्ट्री थी जो कि आपको लर्न होनी चाहिए। एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आता है कि व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये क्वेश्चन बच्चे याद कर लेते हैं गाइड वगैरह में से और अधूरा आंसर याद रखते हैं। एक्चुअल में ये दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका आंसर हम लिखेंगे बिकॉज ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। इसीलिए सेल को हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। Cell is also known as functional unit of life because all the functions that are performed by different organs are actually performed by the cell. क्यों? इसीलिए सेल को क्या कहा गया है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि जो काम हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स करते हैं एक्चुअल में वो काम उनमें प्रेजेंट सेल्स करती है। जैसे फूड को डाइजेस्ट करने का काम स्टमक करता है, एक्चुअल में वो काम स्टमक में प्रेजेंट सेल्स करती है। इसी तरह से जो हमारा लीवर है उसका भी काम फूड को डाइजेस्ट करना है या बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, वो काम लीवर में प्रेजेंट हेपेटिक सेल्स करती है। तो जो ऑर्गन्स जिनके डेफिनेट काम होते हैं उसमें उनका वो काम उसमें प्रेजेंट स्पेशल टाइप की सेल्स करती है। दैट्स व्हाई सेल इज नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो आप उनके दो आंसर लिखोगे, दो अलग अलग पैराग्राफ बनाकर। पहले में क्या लिखोगे, सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और दूसरे पैराग्राफ में लिखोगे सेल इज नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल द फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स आर एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय द सेल्स प्रेजेंट इन देम। That's why cell is known as structural and functional unit of life. ठीक है, अब हम सेल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले सेल की जो आउटर कवरिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेल की आउटर कवरिंग है। जिस तरह हम जो है अपने घर में रहते हैं और हमारे घर से पड़ोसियों का घर वो सेपरेट होता है बाय द वॉल्स। ठीक है, एक दीवार होती है जो कि हमारे घर को पड़ोसियों के घर से अलग करती है, हमारी प्राइवेसी बनी रहती है। ठीक है, ये यही सेम काम जो है सेल के अंदर कौन करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इसके बारे में एक खास बात है, इट इज सेमी परमिएबल एंड फ्लेक्सिबल। ये सेमी परमिएबल है, ये आपके लिए नया वर्ड है सेमी परमिएबल। व्हाट इज सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल? मतलब ये कुछ चीजों को सेल के अंदर आने देगी, कुछ को भी बाहर जाने देगी, एक तरह से कंट्रोल रखेगी कि सेल के अंदर जो है सारी की सारी अनवांटेड चीजें ना आ जाए या काम की चीजें बाहर ना निकल जाए। तो ये काम कौन करेगा, ये काम करेगी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल बिकॉज इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू मूव इन और आउट फ्रॉम द सेल। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल। इसको ऐसे समझें जिस तरह आप किसी बड़े फंक्शन में गए, शादी में गए, पार्टी में गए और वहां पर कार्ड एंट्री थी, जिसके पास कार्ड होगा वो जा पाएगा। ठीक है, आपके पास कार्ड था, आपने कार्ड दिखाया और आप आराम से जो है पार्टी में चले गए। ठीक है, 2-3 और आदमी आए हुए थे 3 इडियट्स वाले की तरह। ठीक है, उनके पास कोई कार्ड वार्ड नहीं था। ठीक है, वो भी ऐसे घुसने लगे। ठीक है, तो जो बाहर खड़े रहते हैं गार्ड, उनसे कार्ड के बारे में पूछा, कार्ड उनके पास था नहीं, बाहर कर देंगे। ठीक है, उसको हम कहेंगे सेलेक्टिव परमिएबल। ये नहीं भंडारा है सभी लोग जाके घुस रहे हैं उसके अंदर, ऐसा नहीं है। जिसके पास कार्ड है उसकी एंट्री होगी। इसी तरह से सेल के अंदर भी सिर्फ वही चीजें जा पाएंगी जो सेल के काम की होंगी। ठीक, इसीलिए सेल को क्या कहा गया है, सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा गया है, सेलेक्टिव परमिएबल या सेमी परमिएबल बिकॉज इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू मूव इन और आउट फ्रॉम द सेल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में कि व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल। आंसर में हम लिखेंगे बिकॉज इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू मूव इन और आउट फ्रॉम द सेल।
क्लियर। सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन एंड फैट की बनी हुई होती है और फ्लेक्सिबल होती है। काम क्या है? ये सेपरेट करती है सेल को आउटर एनवायरनमेंट से और सेल के अंदर और बाहर जाने वाली कंपोनेंट्स को कंट्रोल करती है। ठीक है। इसके बाद दो डेफिनेशन है इसी टॉपिक से रिलेटेड, एक डिफ्यूजन और दूसरा ऑस्मोसिस। ठीक है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन आपने जो चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ी थी, इस चैप्टर में थोड़ी सी अलग है। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। गैसेस अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब जाती हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। और डिफ्यूजन से मिलती जुलती ही डेफिनेशन है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वर्ड शायद आपने पहले सुना हुआ होगा। ठीक है। एक वर्ड आपने सुना होगा आरओ। आरओ पता है ना, जिसमें हम पानी को साफ करते हैं, उसकी फुल फॉर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस होता क्या है? ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिससे वाटर मूव करता है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दोनों को हम यहाँ पर एग्जांपल से समझेंगे और दोनों की इंपॉर्टेंस समझेंगे। सबसे पहले डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर गैसेस की मूवमेंट होती है। ठीक है। जैसे हम सभी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हमारी सेल्स के पास ऑक्सीजन कम है, बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है। कितने परसेंट है? 21%। ठीक है। रिजल्ट ये होगा कि ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर हमारी सेल्स में चली जाएगी, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, हमारी सेल्स में ऑक्सीजन कम है। डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन हमारी सेल्स में आ जाएगी। इसी तरह से CO2 हमारी सेल्स में ज्यादा है, बाहर एटमॉस्फेयर में कम है 0.03%। CO2 डिफ्यूज आउट होकर हमारी सेल्स से कहां चली जाएगी? एटमॉस्फेयर में। तो गैसेस का मूवमेंट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये अमीबा है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें सिर्फ एक ही सेल होती है। ठीक है। ये इसकी न्यूक्लियस है। ठीक है। पानी में पाया जाता है, बहुत छोटा होता है, एक पानी के बूंद के अंदर लगभग 100-150 अमीबा पाए जाते हैं। अब ये सांस कैसे लेगा? इसे ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। ये जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है वहां ऑक्सीजन ज्यादा है, इसके पास ऑक्सीजन लेस है, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है। डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन मूव होके कहां चली जाएगी? अमीबा की बॉडी के अंदर। इसी तरह से इसके पास CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर CO2 लेस है। CO2 डिफ्यूज आउट होकर कहां चली जाएगी? आउटर एनवायरनमेंट। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से गैसेस का एक्सचेंज होता है फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। या तो गैसेस डिफ्यूज इन होंगी सेल के अंदर या डिफ्यूज आउट होंगी सेल से। ठीक है। क्लियर। तो अमीबा के डायग्राम से आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनटू द सेल एंड CO2 विल डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज डिफ्यूजन प्रोसेस से होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में मैंने आपको बताया, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमने क्या लिया कि हमने कुछ किशमिश ली, रेजिन्स, खानी नहीं है, सिर्फ हाथ में ली। ठीक है। और उसको हमने एक कांच की कटोरी में डाल दिया, उसमें पानी रखा हुआ था और 6 घंटे तक उसको पानी में भिगोए रखा। हम क्या देखते हैं कि उन किशमिश का साइज बढ़ जाता है, उनके अंदर वाटर घुस जाएगा। मतलब वाटर जो है वो किशमिश यानी रेजिन्स के अंदर कम था, बाहर पानी ही पानी था। वाटर विल मूव इनसाइड द रेजिन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। 3 टाइप के सॉल्यूशन हैं। पहला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या नाम है? याद रखना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उस सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इट इज अ सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर एज कंपेयर टू द सेल। उसको क्या कहेंगे हम?
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर। दूसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर, इट इज द सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस एज कंपेयर टू द सेल। जिस सॉल्यूशन में वाटर कम हो एज कंपेयर टू सेल, उसको हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल है एज कंपेयर टू सेल, उसको हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर सभी को? मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर कम है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन सेम है एज कंपेयर टू द सेल। अगर हम किसी भी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल विल गेट स्वेल अप। सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, क्लियर? इसके ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन ए सेल इज केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आप आंसर में लिखोगे, व्हेन ए सेल इज केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन वाटर मूव्स इनसाइड द सेल विल गेट स्वेल अप एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एंड ऑस्मोसिस। एग्जांपल मैंने बताया था किशमिश का, अगर हम उसको पानी में रखेंगे तो वो स्वेल अप हो जाएगी। क्लियर सभी को? नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एग्जाम्पल हमने ग्रेप्स लिए, अंगूर लिया और उसको चाशनी में डाल दिया। चाशनी शायद आप सबने देखी होगी, इट इज वेरी विस्कस, एक तरह का शुगर सॉल्यूशन है ये। जब भी हम जलेबी वगैरह लेने जाते हैं तो जलेबी तलने के बाद वो उनको दूसरी कढ़ाई में डालते हैं, वो चाशनी होती है उस कढ़ाई के अंदर। इट इज वेरी कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, उसमें पानी कम होता है, शुगर ज्यादा होती है। तो अगर हम ग्रेप्स को चाशनी में डालेंगे, ग्रेप्स के अंदर वाटर की परसेंटेज 90%, चाशनी के अंदर वाटर की परसेंटेज 60%, रिजल्ट क्या होगा? ग्रेप्स से वाटर निकल कर उस चाशनी में आ जाएगा, शुगर सॉल्यूशन में आ जाएगा, और ग्रेप्स पिचक जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन ए सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन द सेल विल गेट श्रिंक एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सओस्मोसिस। उसको हम क्या कहेंगे? एक्सओस्मोसिस कहेंगे। तो व्हाट हैपेंस व्हेन ए सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? आंसर में हम लिखेंगे, वाटर मूव्स आउट फ्रॉम द सेल एंड द सेल विल गेट श्रिंक अप, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सओस्मोसिस। और लास्ट है इसमें, व्हाट हैपेंस व्हेन ए सेल इज केप्ट इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन? अगर हम किसी सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो उसमें वाटर जो है उसकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी, सेल की शेप पर चेंज नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखना, जो मटेरियल है वो सेल के अंदर जाता रहेगा, बाहर निकलता रहेगा, लेकिन उसकी शेप में चेंज नहीं आएगा। जैसे अगर हमने ग्रेप्स लिए, 8-10 ग्रेप्स लिए और उसको हमने सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा, मतलब पानी ले रखा है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल रखा है, और उसमें हमने अंगूर को डाल के रखा लगभग 5-6 घंटे तक, तो वो अंगूर टेस्ट में सॉल्टी हो जाएंगे। अंगूर में से जो एक तरह से शुगर है वो निकल कर उस सॉल्यूशन में आती जाएगी, और सॉल्यूशन का सॉल्ट निकल कर किस में जाता जाएगा? ग्रेप्स में जाता जाएगा, और वो थोड़े से सॉल्टी हो जाएंगे, लेकिन उसके साइज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। सो व्हेन ए सेल इज केप्ट इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन देन इट्स शेप एंड साइज विल रिमेन सेम। ठीक है, तो अब इन तीनों टॉपिक्स को हम यहाँ पर बोर्ड पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इट इज द सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर एज कंपेयर टू सेल। ठीक है, व्हाट विल हैपन व्हेन ए सेल इज केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? सेल विल गेट स्वेल अप, सेल का साइज बढ़ जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोस्मोसिस। सेकंड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस एज कंपेयर टू द सेल। And what happens when the cell is kept in hypertonic solution? Cell will get shrink and this process is known as exosmosis. आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, what is exosmosis? Exosmosis is the process in which the cell will get shrink when it is kept in hypertonic solution. इस तरह से आप ये डेफिनेशन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन इज सेम या equal as compared to the cell, and when a cell is kept in isotonic solution then
नो चेंज इन इट्स शेप, सेल की शेप में कोई चेंज नहीं आता। तो इस तरह से हमने तीनों टाइप के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, उनकी डेफिनेशन, और दो नई चीजें पढ़ी, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सेल के अंदर घुसेंगे और सेल के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसी उनकी शेप होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर को मैंने बताया कि आप बिल्कुल साथ के साथ लर्न करेंगे ताकि आपके ऊपर काम का बर्डन ना आए, और 2 बार सुनने के बाद आपको चीज़ें सारी की सारी 100% लर्न होनी चाहिए। आप सबके ब्रेन के अंदर ही कैपेसिटी है कि आप सुनकर ही याद रख सकते हैं। क्लियर सभी को? तो सब बच्चे जो है सुनने के बाद ही चीज़ों को याद रखें। ओके, थैंक यू।